सभी को सादर नमन। हमारा आज का विषय है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। इससे पहले हम प्रबंध की दो जो ये धाराएं हैं, ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य, ये हम पहले पढ़ चुके कि महाकाव्य होता क्या है, खंड काव्य क्या होता है। ठीक है, आज हम करेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है। देखो, प्रबंध के आधार पर काव्य के दो भेद स्वीकार किए गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। ठीक है, ये थे ना दो भेद प्रबंध काव्य के, एक तो प्रबंध काव्य था और दूसरा मुक्त काव्य था। और आगे चलकर प्रबंध काव्य के भी दो भेद माने जाते हैं, कौन कौन से, महाकाव्य और खंड काव्य। दोनों के तत्वों की समानता होने पर भी काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, दोनों के तत्व तो समान है लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी अंतर है। वो देखते हैं हम कौन कौन सा अंतर है। पहला आता है कथा वस्तु। ठीक है, कथा वस्तु के आधार पर क्या अंतर है। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में प्रबंधात्मकता अथवा कथात्मकता होती है, दोनों में रहती है ना प्रबंधात्मकता, अर्थात जिसमें कथा वस्तु रहती हैं। किंतु महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ये आपको बताया ना मैंने, क्या होता है कथा वस्तु में महाकाव्य की, कि नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण, याद रखना है आपने। जबकि खंड काव्य में जीवन का एक खंड या अंश या कोई विशेष घटना ही चित्रित की जाती है। ये खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस खंड में क्या कहते, जीवन को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतःपूर्ण प्रतीत होता है। कि खंड काव्य में जो कथा वस्तु इस प्रकार संयोजित की जाती हैं कि वो ऐसे लगती है कि पूरी कथा है। ठीक है, वो ऐसे नहीं लगती, अधूरी नहीं लगती, वो पूरी की पूरी ही लगती है। आगे आता है सर्गबद्धता। सर्गबद्धता क्या है। ठीक है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या कम से कम 8 अनिवार्य है। कितनी होनी चाहिए, 8। जबकि खंड काव्य में सर्गबद्धता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें सर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते। खंड काव्य में एक ही खंड भी हो सकता है। ठीक है, जब आप खंड काव्य लिख रहे हैं तो उसमें क्या है, एक खंड भी हो सकता है, नहीं तो फिर इसमें 5, ठीक है, 5 या 4 इस प्रकार सर्ग होने चाहिए। आ जाता है फल प्राप्ति। फल प्राप्ति क्या है। इस संबंध में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर स्पष्ट करते हुए रुद्रट ने कहा है, जिसमें चतुर्वर्ग कौन से हैं, 4 वर्ग जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, फल की प्राप्ति हो वह महाकाव्य, जिसमें इन चारों में से किसी एक ही फल की प्राप्ति हो वह खंड काव्य है। महाकाव्य में क्या है, फल प्राप्ति में ये अंतर है कि महाकाव्य में इन चारों की प्राप्ति होनी चाहिए और जो खंड काव्य हो उसमें किसी एक फल की प्राप्ति हो, इन दोनों में से। ये इनका अंतर है फल प्राप्ति के संबंध में। आगे देखो, आ जाते हैं प्रासंगिक कथाएं। प्रासंगिक कथाएं होती है जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं। ठीक है, ये बोलते हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की मान्यता है, महाकाव्य में मुख्य कथानक के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाओं का होना अनिवार्य है। क्या है, मुख्य कथा के साथ उसकी जो छोटी छोटी कथाएं हैं, घटनाएं हैं, वह भी होनी चाहिए। जबकि खंड काव्य एक ऐसा पद्यबद्ध कथा काव्य है, पद्यबद्ध समझते हैं जो कविता के रूप में होता है, महाकाव्य भी यहाँ पर कविता के रूप में ही है। ठीक है, कथा काव्य है जिसके कथानक में इस प्रकार एक ऐसा पद्यबद्ध काव्य है जिसके कथानक में इस प्रकार की एकात्मक अनुवंती हो कि उसमें प्रासंगिक कथाएं सामान्यता अंतर्भूत ना हो सके। क्या बोल रहे हैं कि जबकि खंड काव्य एक ऐसा पद्यबद्ध महाकाव्य है, कथा काव्य है जिसके कथानक क्या है, उसकी कथा वस्तु में इस प्रकार की एकात्मक अनुवंती हो। क्या होनी चाहिए उसमें, किस प्रकार की अनुवंती होनी चाहिए, एकात्मक, कि उसमें प्रासंगिक कथाएं सामान्यता अंतर्भूत ना हो सके। ठीक है, प्रासंगिक कथाएं ना आ सके उसमें। ठीक है, अगर उसमें भी प्रासंगिक कथाएं आ जाएगी खंड काव्य में तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो क्या है, आपको पहले बता दिया है कि जो खंड काव्य वो एक अंश को लेकर चलता है और महाकाव्य जीवन के संपूर्ण अंश को लेकर चलता है, इसलिए उसमें जो प्रासंगिक कथाएं वो होती हैं, लेकिन खंड काव्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होनी चाहिए। कथा की एकांकिता के परिणाम स्वरूप खंड काव्य के आकार में लघुता स्वाभाविक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कथा की एकांकिता, महाकाव्य में क्या है, सारी की सारी कथाएं होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी प्रासंगिक कथाएं भी होती है, लेकिन जो खंड काव्य उसमें क्या होता है, कथा की एकांकिता, अर्थात एक पक्ष को लेकर चलता है। लेकिन इस कारण क्या होता है, जो आकार में छोटा भी होता है, लघु अर्थात छोटा भी होता है। आगे आता है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है दोनों का।
डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार महाकाव्य में उद्देश्य महान होता है, ठीक है, महा अर्थात महान, जबकि खंड काव्य में उद्देश्य की महाकाव्य जैसी महत्ता संभव नहीं है, ठीक है। इस प्रकार महाकाव्य का उद्देश्य क्या है, महान, लेकिन खंड काव्य एक खंड है, एक अंश है उसका, तो इसीलिए उसमें उद्देश्य की उस प्रकार की महानता नहीं होती जिस प्रकार के खंड काव्य में है। आ जाता है नायक एवं पात्र। महाकाव्य में नायक देवता, राजा जो उच्च कुल में जन्मा तथा धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना जरूरी है, जबकि खंड काव्य पर ये नियम सख्ती से लागू नहीं होता, ठीक है। ये जो नियम है कि जो उसका नायक है देवता, राजा जो उच्च कुल से होना चाहिए, जन्मा होना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है महाकाव्य में, ठीक है। और ये नियम जो है खंड काव्य पर लागू नहीं हो रहा, क्योंकि खंड काव्य में अनेक लघु कथाएं ना होने के कारण पात्रों की संख्या भी महाकाव्य की अपेक्षा बहुत कम होती हैं, ठीक है। पात्रों की संख्या कम होती हैं, इसीलिए जो नायक है वो इस प्रकार का जो होना जरूरी नहीं है, ये कोई नियम इसके लिए नहीं है ज़्यादा। आ जाता है संवाद, ठीक है। संवाद अर्थात डायलॉग। खंड काव्य में लंबे लंबे संवादात्मक वर्णनों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, कि लंबे लंबे जो संवाद है वह नहीं होने चाहिए किसमें, खंड काव्य में। एकांकी की भांति यथासंभव छोटे संवाद ही काव्य में लिखे जाते हैं, क्या है, छोटे संवाद ही इसमें अनिवार्य है, जबकि महाकाव्य में ऐसा कोई बंधन नहीं है। ऐसा इसलिए है कि खंड काव्य का आकार महाकाव्य की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। उसका जो आकार है छोटा इसीलिए बनेगा अगर उसमें संवाद छोटे छोटे हो, अगर बहुत बड़े संवाद होंगे तो वो फिर महाकाव्य की श्रेणी में जाना शुरू हो जाएगा। आ जाता है देशकाल और वातावरण, ठीक है। एक देशीयता खंड काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। एक देशीयता वही कि एक अंश एक खंड को लेकर चल रही है, तो ये उसका क्या है, महत्वपूर्ण लक्षण है। खंड काव्य में आकार की लघुता जो कि वर्णन संकोच के कारण ही नहीं बल्कि कथा संकोच के कारण भी उत्पन्न होती हैं। आकार की लघुता अर्थात उसका जो छोटापन है खंड काव्य का, वो किसके कारण है, अकेले जो कि वर्णन संकोच के कारण ही नहीं, ठीक है, वर्णन संकोच के कारण नहीं है बल्कि कथा संकोच के कारण भी उत्पन्न होता है कि हम कथा को भी थोड़ा छोटा करते हैं, इस कारण उसके आकार में लघुता आती है। अतः प्रकृति भी अपनी पूर्ण व्यापकता में ग्रहण नहीं की जाएगी। इसमें क्या है, जो प्रकृति है वह पूर्ण व्यापकता में नहीं होगी। जैसे महाकाव्य में सारे दिन रात्रि वर्षा, ठीक है, सारी हर चीज़ का वर्णन होता है, लेकिन इसमें वो नहीं होता है, इसलिए प्रकृति क्या है इसमें पूर्ण व्यापकता में नहीं आएगी। तथा परिवेश सर्जन भी छोटा होगा। इसमें क्या है, देशकाल वातावरण में कि उसका जो परिवेश है वो सर्जन भी उसका छोटा ही होगा, जबकि महाकाव्य में देशकाल वातावरण के अंतर्गत प्रकृति के पूर्ण रूप, ऋतु वर्णन, वन वर्णन, जाएगी ना, ऋतु वर्णन, वन वर्णन आदि का वर्णन होता है, ठीक है। लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता देशकाल के अंडर। आ जाता है आखिर का जो आपका है पॉइंट, वो है रस एवं भाषा व्यंजना। रस कैसा है, भाषा व्यंजना। महाकाव्य में सभी रसों का होना आवश्यक माना गया आता है ना, सभी रस होने चाहिए इसमें, जबकि खंड काव्य में एक ही रस होता है, एक ही, ठीक है। अभी मैंने पीछे पढ़ा ना कि एक देशीयता खंड काव्य की क्या है, खंड काव्य का महत्वपूर्ण गुण है, इस कारण इसमें रस भी क्या है, एक ही होना चाहिए। यदि कोई दूसरा रस आता भी है तो उसी रस के पोषक रूप में आता है, ठीक है। अगर इसमें कोई दूसरा रस आ जाए तो वो किसके पोषक रूप में आता है, पहले रस के पोषक रूप में ही आता है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर खंड काव्य के रूप स्वरूप स्पष्ट होने के साथ साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि खंड काव्य महाकाव्य की तुलना में कला के स्तर पर भी अधिक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। ये था आपका खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।